यस। तो बच्चों यूनिट 8 है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लिया है। इसके बाद में हमारा एक यूनिट बचेगा, बचे थी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारा हो गया डिलीट। तो मतलब कि आप लोग मान के चलो कि नियर अबाउट 80% सिलेबस जो है वो कवर हो गया और हार्डली दिन लगने में बचे 30 या उससे भी शायद कम लगेंगे और हमारा ये सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। यानी मान के चल रहा हूँ बच्चे यहाँ से 10 दिसंबर तक मैंने खत्म कर देना है या उससे पहले भी हो सकता है। मुझे संडे को क्लासेस लगानी पड़े, 2 घंटे की 1.5 घंटे की जैसे लास्ट में लगाते थे, बट हम लोग 10 दिसंबर तक पहले हर हाल में खत्म कर लेंगे सो दैट वी गेट एम्पल टाइम फॉर द रिवीजन। क्योंकि बच्चे सारा कुछ रिवीजन के ऊपर ही डिपेंड है। आपका जो रिजल्ट है ना वो रिवीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर मार्च में होना है। एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च की ही है, बाकी देखो अब प्रैक्टिकल का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आपको प्रमोट करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को बच्चे मैं 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ डिवाइड। वन इज द एटम, सेकंड वन इज द न्यूक्लियर। न्यूक्लियर इज बेसिकली द प्लूरल वर्ड ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत सारे न्यूक्लियस को इकट्ठा न्यूक्लियर बोल देते हैं। तो ये शुरू करते हैं बच्चे पार्ट 1 विच इज द एटम। ठीक है, तो एटम किसे कहते हैं भाई? एनी आइडिया? एटम किसे कहते हैं ये आप बताओ। बड़े दिन के बाद आइए, रिफ्रेश होके आइए, बोलो एटम किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट तो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? उससे भी स्मॉलेस्ट क्वार्क होगा। स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट कहना गलत होगा। ठीक है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच इज डिविजिबल। पहले बोलते थे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको बच्चे वो अब करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये नहीं, इससे स्मॉलेस्ट बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। आपको उन्होंने +2 लेवल पे पढ़ाया था कि स्मॉलेस्ट ये है, बट इससे स्मॉलेस्ट बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ओके, तो वी विल रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू दिस पार्ट ओनली कि जो ये एटम है वो यहाँ पे क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, जिससे कि मैटर बना हुआ है, जिससे कि मैटर क्या हुआ है, बना हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ऐसा हम लोगों को अभी पता है, लेकिन अगर मैं आपको 100-150 साल पहले ले जाऊं तो शायद किसी को भी नहीं पता था इसके बारे में। 1913 में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और नील बोर की थ्योरी आई, उसके बाद लोगों को क्लैरिटी ज्यादा हो गई कि असल में एटम है कैसा, उसका एक्चुअल में मॉडल कैसा है। इससे पहले आपको पता है नील बोर के मॉडल से पहले बहुत सारे मॉडल्स बनाए जा चुके थे, जिसमें सबसे पहले डाल्टन ने बात करी थी। सुना होगा आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि गलत थी। क्या कहता था डाल्टन कि एटम जो है वो एटम इनडिविजिबल है। ये यहाँ फंस गया था, सारी बातें इसकी ओके थी, बट ये यहाँ फंस गया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। एटम इज इनडिविजिबल। ये बातें बच्चे लिखते जाओ अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, हालांकि ना तो मतलब नहीं, बट एक तरह से चैप्टर में आने के लिए हमें इसलिए जाना जरूरी है कि एटम इनडिविजिबल है, जो कि बाद में गलत साबित हो गया। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो डाल्टन की थी, अगर हम फॉरेन ऑथर को मानते हैं तो। अब हमारे आपको पता है इंडिया के अंदर फॉरेन कुछ भी हो वो दी बेस्ट है, पता है ना, फॉरेन ब्रांड हो गया, फॉरेन गाड़ी हो गई, व्हाटएवर, ठीक है, वो दी बेस्ट है। लेकिन हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में, एटम के बारे में बात करी थी। जैसे भास्कर थे, भास्कर आपको पता है, भास्कर एंड आर्यभट्ट सुना होगा, मैथमेटिशियन थे। इन लोगों ने एटम के बारे में बहुत सालों पहले ही बता दिया था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द ईयर, तो बहुत बीसी वगैरह में थे, व्हाट डू कॉल दैट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या बताया था, वो एटम को ये बोलते थे, अणु बोलते थे, अणु, क्योंकि उस समय हिंदी चलती थी, अंग्रेजी नहीं चलती थी।
सबसे पहले वर्ड उनका इंट्रोडक्शन, उनकी इंट्रोड्यूस हुई थी, अणु बोलते थे उसको, और उन्होंने बोला था कि इट इज डिविजिबल, उन्होंने बोला था इट इज डिविजिबल। लेकिन डाल्टन जो थे अंग्रेज साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि एटम इज इंडिविजिबल, जो कि क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, गलत किसने साबित किया? साबित किया इसको गलत जे थॉमसन। थोड़ा इसके बाद में आया जे थॉमसन। ये मैं कुछ मॉडल्स के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसका आपको पता होना चाहिए। जे थॉमसन मॉडल है, ये भी फेल हो गया था। तो इसने क्या बोला था बच्चे, इसने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, सुना होगा प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब कि एक हलवा बनाया जाए और उसके अंदर हमने काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए और किशमिश डाल दी, इस तरह का मॉडल है इंडियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये कहते थे कि वाटरमेलन है, क्या है, वाटरमेलन है, और उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस ऐसे बच्चे ये रखे हुए हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली भरे हुए हैं। मतलब ये प्लम पुडिंग मॉडल था, यानी कि जो सीड्स हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक सीड्स। जो उसका वाटरमेलन का जो पल्प होता है, रेड पार्ट, ठीक है, उसको बोला कि वो पॉजिटिव है और उसके अंदर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे चिपके हुए हैं। मतलब हलवा है, बीच में काजू बादाम। ओके, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल था। ये मॉडल बच्चे गलत प्रूव हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो वो सर्टेन थिंग्स क्या है, आपको आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत उसका हिंट मिल जाएगा, बाकी अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये गलत क्यों हुआ। ठीक है, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उन्होंने कि भाई ये एटम है और एटम के अंदर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस है। तो नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, मतलब उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे एज्यूम किया कि ऐसे चिपके हुए हैं अंदर। ये प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक है, और ये भी क्या हो गया बच्चे, ये भी फेल हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। जब फेल हो गए सारे, तो सही कौन था? तो बच्चे सही था नील बोहर का मॉडल सही है, लेकिन वो आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं 50% सही है। और जो सही मॉडल है एक्चुअल में, जो आजकल लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, वो है श्रोडिंगर्स मॉडल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन। क्या बात करते हो, पढ़ा होगा यार, +1 में +2 में है वो, ऐसे त्रिशूल वाला याद आ रहा है? ओके, ध्यान दे। तो श्रोडिंगर्स ये साइंटिस्ट का नाम है, नाम बड़ा अजीब सा है, श्रोडिंगर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े बच्चे तो आगे पढ़ोगे इन फ्यूचर। जो सही मॉडल है एटम का वो ये है। तो इसको बोलते हैं, इसने जो दिया था बच्चे, वो दिया था वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। वेक्टर मॉडल, स्केलर नहीं था, वेक्टर मॉडल था। अब मतलब एटम के अंदर वेक्टर मॉडल होते हैं, ये पहली बार सुनने को मिल रहा होगा आपको। तो असल में ये मॉडल सही है, 100% सही है, जो लेटेस्ट मॉडल है। इससे पहले चले, ये लेटेस्ट है, दिस इज द लेटेस्ट। ठीक है, मैं आपको सीधा लेटेस्ट बोले क्या। इससे पहले जो हमारे सिलेबस में आता है बच्चे, वो आता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या आता है? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कुछ लोग इसको बोल सकते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो कुछ सही था और कुछ इसमें प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हेडिंग आपने बना ली है। अब हम बच्चे करने वाले हैं रदरफोर्ड की थ्योरी की स्टडी की। रदरफोर्ड ने एक्चुअल में किया क्या था? तो रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, सुना हो? ठीक है, तो बच्चे रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो राइट डाउन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, हेडिंग बना के उसके नीचे लिखो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। अभी तक एटम के बारे में
बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास में, ऐसा मान के चलो, ठीक है। और न्यूक्लियाई के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता, न्यूक्लियाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, डिस्कवरी होगी आज के लेक्चर में। तो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, बेटा बातें नहीं, ध्यान दो इधर। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसा इसको बोलते हैं। और आपकी बुक में इसको ऐसे लिखा होगा बच्चे, गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। अब ये क्या है, गीगर एंड मार्सडन कौन थे, इनका नाम क्यों आया? देखो, रदरफोर्ड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने आप में, अपने टाइम के, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के, और ये थे स्टूडेंट जे थॉमसन के, ठीक है। ये थोड़ा हिस्टोरिकल देखिए बच्चे, स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना बच्चे, तो जो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन, प्लैंक्स, डी ब्रोगली, ये कहीं ना कहीं पे ना आपस में एक दूसरे के स्टूडेंट या टीचर थे। तो जे थॉमसन का स्टूडेंट ये था। अब आपको पता है जे थॉमसन कौन था बच्चे? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर था। जे थॉमसन कौन था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर था। इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर ये था। और रदरफोर्ड इसका था स्टूडेंट। अब जब इलेक्ट्रॉन की इसने डिस्कवरी कर दी, तो रदरफोर्ड का इंटरेस्ट बना कि यार एटम, जो चीज पहले किसी ने बता रखी थी, उसका स्ट्रक्चर जानना चाहे इसने, कि एटम का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है। प्लम पुडिंग मॉडल सही नहीं था, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पसंद नहीं आया इसको। तो इसने बोला यार मैं अपने टीचर की बात को गलत साबित करता हूँ और कुछ ना कुछ उसके अंदर नई चीज सर्च करता हूँ। रिसर्च करना शुरू कर दिया इसने, एक्सपेरिमेंट किया। तो आपको पता है जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास में कोई एक फिक्स एम नहीं होता है। ये तो क्लास प्लस 2 का एक्सपेरिमेंटिंग है, ठीक है, कि आपको एम दिए जाएगा कि भाई आपको कौन सा यहाँ पे वेरीफाई करो या मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक्सपेरिमेंट थे बच्चे डिस्कवरी लेवल के, ठीक है, डिस्कवरी लेवल थे, कुछ सर्च कर रहे थे, रिसर्च थे, रिसर्च स्कॉलर थे लोग, और ये कुछ डिस्कवरी कर रहे थे, कुछ सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने बच्चे एटम की डिस्कवरी कर ली, एटम नहीं बट कॉल न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली। लेकिन इन्होंने जो डाटा इन्होंने सर्च किया, जो फाइंड आउट किया था, ही वाज नॉट दैट मच श्योर कि यार वो डाटा मेरा सही है या गलत है। कौन सा डाटा था मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 2 स्टूडेंट को काम पे लगा दिया। जैसे मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और मेरे पास अपनी ऑब्जर्वेशन रिजल्ट आ गए, और मैं श्योर हो कि यार ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट सही है, लेकिन मैं एक बार फिर से श्योर होना चाहता हूँ कि यार मेरी कोई गलती तो नहीं है, जो मैंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट आया, इन लोगों का रिजल्ट भी वही आ रहा है। तो ये कंफर्म करने के लिए, प्रूव करने के लिए, या उसको श्योर करने के लिए इसने अपने 2 स्टूडेंट को और लगा दिया। यानी कि इसका स्टूडेंट रदरफोर्ड के ये 2 स्टूडेंट थे। दीज वर स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो रदरफोर्ड ने जो भी काम किया था उसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए इन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रदरफोर्ड की गाइडेंस के अंदर। और जो रदरफोर्ड ने चीजें डिस्कवर करी थी, वही चीजें इन्होंने भी ऑब्जर्व करी, सेम चीजें। तो इससे कंफर्म हो गया जो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी वो सही थी। और फिर पेटेंट करा दिया इन्होंने, पेटेंट फाइल कर दी। पेटेंट समझते हो? वर्ल्ड वाइड अपनी थ्योरी को पब्लिश कर देना, उस पर मतलब मोहर लगे कि ये चीज़ सही है, उसको बोलते हैं पेटेंट फाइल करना। जैसे आप कोई रिसर्च करते हो, कोई चीज़ डिस्कवर करते हो जो किसी ने ना करी हो, तो आप उसका पेटेंट फाइल कर दो और फिर सारी जिंदगी बैठ के उसका रॉयल्टी खाते रहो। हाँ, रॉयल्टी आती है बच्चे। इनकी जो फैमिलीज हैं आज भी इन रिसर्च की रॉयल्टी खा रही हैं, करोड़ों रुपए। नोबेल फाउंडेशन सुना होगा आप लोगों ने, या रॉयल सोसाइटी है लंदन के अंदर, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको रॉयल सोसाइटी जो है वो फेलोशिप देती है उनकी फैमिली को, कि आपने बहुत बड़ा काम किया है मैनकाइंड के लिए हिस्ट्री में, ठीक है। तो इनको रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। अब जैसे मॉडर्न पब्लिशर्स वाले हैं, इनको रॉयल्टी मिलती है कि आपने इतनी बुक बेच दी है, इसका इतना बच्चों को लाभ बेनिफिट मिल रहा है, तो उसकी रॉयल्टी मिलती है उनको। ऐसी वर्मा जी हमारे, ठीक है, उनको रॉयल्टी मिलती है फिर इसकी बुक लिखने के लिए, ठीक।
तो ऐसे इनको रॉयल्टी मिलती है। तो आपको पता लगे इसका स्टूडेंट ये, उसका स्टूडेंट गीगर एंड मार्टिन। तो इन्होंने क्या किया, इसके एक्सपेरिमेंट को क्रॉस चेक करने के लिए फिर से एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या था एक्सपेरिमेंट को देखो। तो बच्चे सेटअप क्या था, वो सेटअप बताता हूं मैं आपको। पहले तो ये बताओ अल्फा पार्टिकल का मतलब क्लियर है? तू बता भाई। स्माइलिंग बॉय, नॉट स्माइलिंग, लाफिंग बॉय। मेरी बात सुन, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या होता है अल्फा पार्टिकल? स्मॉल पार्टिकल। इट इज नॉट स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल भी नहीं है। क्या होता है अल्फा पार्टिकल, आप बताओगे? हंसने को नहीं बोला, हंसने को नहीं। अभी कल ही बताया मैंने। सोनल, 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 हाँ बेटा बोलो। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? एनीवन? यस, हीलियम न्यूक्लियस। यानी कि डबली चार्ज, डबली एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या बोल देते हैं? हीलियम न्यूक्लियस, या इसको ऐसे बोलते हैं बेसिकली He2 पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, मतलब अल्फा पार्टिकल। याद रखना आज से। अल्फा पार्टिकल बताया था कल मैंने, बीटा बताया था। बीटा पार्टिकल मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन सिंपली, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जब फास्ट चले तो उसको बीटा पार्टिकल बोलना है टेक्निकल टर्म्स में। अदरवाइज कहने तो नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके पास में चार्ज कितना होता है? +2e, रिमेंबर इट। इसका मास कितना होता है? 4 टाइम्स द मास ऑफ द केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एंड बाय द वे, व्हाट इज 1 AMU? It is similar to the mass of a proton, 1.67 10 to the power minus 27 kg। तो इसका मास कितना है? 4 AMU, मतलब कि ठीक ठाक हैवी पार्टिकल है ये। अल्फा पार्टिकल क्या है? हैवी पार्टिकल है। यहां से ये आपको समझना चाहिए, ये बताने का मतलब ये था मेरा, हैवी पार्टिकल है। अब इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चे, मैं बताने जा रहा हूं। They took a source of alpha particle. Basically उन्होंने क्या लिया था? बिस्मथ लिया था, बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ उन्होंने लिया था, जो कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिव सोर्स वो होता है जो कि अपने आप अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन को एमिट करता है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। और इसको इन्होंने बचा रखा, इसके अंदर एक लेड ब्रिक के अंदर रख दिया, एक लेड चैम्बर है। ये क्या है? ये लेड चैम्बर है। इसको हम बोलते हैं लेड चैम्बर, ठीक है, मतलब लेड सिंबल है उसका, ठीक है। लेड चैम्बर विद स्मॉल ओपनिंग, यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग बना लेते हैं इस तरह से। अब ये जो यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है बच्चे, ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है बहुत सारे, ये ऐसे एमिट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है इधर भी। अब जो ये लेड की ब्रिक मैंने यहाँ पे लगा रखी है, लेड की जो चैम्बर बना रखी है, वो इसलिए बना रखी है बिकॉज जो लेड होता है बच्चे, इट इज अ ग्रेट एब्जॉर्बर ऑफ द रेडियो एक्टिव रेज। अल्फा, बीटा, गामा रेज को ये खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर जाने से रोकता है। क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो बच्चे जो एक्सपेरिमेंटर है उसको नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे चैम्बर में क्या रखा है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रख दिया। अब देखो ये जो रेज आ रही हैं अल्फा पार्टिकल की, ये बिखर रही हैं, क्या हो रही हैं? बिखर रही हैं। तो इनको बिखरने से रोकने के लिए हमें कॉलीमेट करना पड़ेगा। कॉलीमेट करने का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बीम को भेज देना पड़ेगा। कॉलीमेट मतलब जैसे आप लोग हम बिखर के जा रहे हैं तो आपको कॉलीमेट करते जाए, लेकिन यहाँ पे पतली सी टनल बना दी है, कोई बिखरेगा नहीं, सब ऐसे कॉलीमेट होकर जाएंगे। कॉलीमेट मतलब पैरेलल होकर निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉलीमेशन। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या लगा दिया? एक कॉलीमेटर लगा दिया, दिस इज ए कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का रोल क्या है कि रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल को कॉलीमेट कर देना इस तरह से, दिस इज ए कॉलीमेटर, ये इस तरह से कॉलीमेटर।
अब अल्फा पार्टिकल बच्चे जो यहाँ पे जाएंगे, जो जाएंगे बच्चे, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जाके चिपक जाएंगे। और ये कैसी बच्चे है, ये कॉलीमीटर, ये भी लेड कॉलीमीटर है, लेड कॉलीमीटर। लेड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज लेड एब्जॉर्ब द रेडिएशन, रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे अनियन भी रेडिएशन बहुत अब्जॉर्ब करता है, लेकिन अनियन कहाँ से लगाएंगे? एनीवे, मैं आपको बता दूं बच्चे, जो हमारा पोखरण में टेस्ट हुआ था, ठीक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे पीएम, आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर दिखाया गया होगा, रियलिटी है, रियलिटी है। 10 या 15 टन बच्चे अनियन को यूज किया गया था रेडियो एक्टिव रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए। नीचे गड्ढे के अंदर एटॉमिक एक्सप्लोजन करवाया गया और उसके ऊपर से बहुत सारे अनियंस डाले गए थे ताकि रेडिएशन बाहर न जाए। ओके, तो ये रेज बाहर निकली अल्फा पार्टिकल की, ये है अल्फा पार्टिकल रे। अब यहाँ पे एक बच्चे मेटल फॉइल रखी गई, मेटल फॉइल जो कि बनी हुई थी बच्चे गोल्ड की। दिस इज अ मेटल फॉइल मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, एयू बोल सकते हो आप, गोल्ड फॉइल, जिसका जो थिकनेस था, थिकनेस इसकी थी, थिकनेस वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 मीटर। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये गोल्ड फॉइल यूज करेगी। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z for gold is 79। इतना तो मुझे आता है 79। बच्चे मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वाकई में प्लस 2 में जब मैं था तो मैंने 70-80 एटमों के नाम याद करे हुए थे, सीरीज बना बना के अपने एंड पे। सीरीज बनाते हैं ना अपने ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में, कुछ भी सीरीज, वो सीरीज बना के रट लिया था। यार फिजिक्स की क्लास है। चलो एनीवे, तो ये जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल थी बच्चे, सुनो इधर ध्यान से, जो बच्चे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल थी, इसकी जो एनर्जी थी, ध्यान देना बच्चे, एनर्जी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। वो क्या यूज करी गई थी बच्चे? इट वाज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो एनर्जी थी बच्चे, इट वाज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी एक्चुअल में यूज करी गई थी। इतनी एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया, तेरे ऊपर थ्रो कर देना है, इसीलिए थ्रो करना है, ये आपने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, मतलब इन साइंटिस्टों ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया। कितनी एनर्जी थी, मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कभी 5.5 MeV का फिगर, कभी 7.7 का फिगर, कभी 6 MeV का फिगर, एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। तो मैं आपको 5.5 डाटा लेके बताऊंगा, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट इस रेंज में किया गया, उसका जो रिजल्ट था वो लमसम सेम था। जो आउटकम आई थी, वो क्या आउटकम आई थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से हुआ था। इसका जो पर्पस था, इट वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, कैसे हुई थी देखो। तो बच्चे ये गोल्ड की एक फॉइल है, गोल्ड की फॉइल है, फॉइल समझते हो, जैसे वो रोटी रैप होता है, एल्युमिनियम की फॉइल होती है, वो मैं गर्म करने के लिए, है ना, गर्म रोटी रखते हैं उसके अंदर, उस तरह का एक फॉइल है, गोल्ड फॉइल, जो कि बहुत महंगा है आज की डेट में खास तौर पे। तो गोल्ड का फॉइल है और बिल्कुल पतली सी गोल्ड की स्लाइस है, गोल्ड का बिस्किट है, गोल्ड का यहाँ पे पतला सा स्लाइस है, जिसकी थिकनेस कितनी है? 10⁻⁷ मीटर के आसपास है, टू 10⁻⁸ मीटर, ये इसकी थिकनेस है समवेयर। मतलब ये थिकनेस ऐसे बच्चे बनाई गई, इसकी जो थिकनेस इस तरह से सेलेक्ट करेगी सच दैट इस शीट के अंदर खाली एक ही
गोल्ड एटम आ पाए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक एटम है, इसके पीछे दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, ऐसा नहीं। ऐसी शीट थी जिसके अंदर एक ही एटम है, मतलब एक एटम यहाँ पे 2 3 4 ऐसे गोल्ड के एटम थे। Are you getting what I'm trying to say? मतलब कि एक लेयर ऑफ एटम ये, एक लेयर ऑफ एटम ये, एक लेयर ऑफ एटम ये। तो इसको इस तरह से स्लाइस इसी काटी गई है, so that there is one layer of atom only। एक ही लेयर है इसके अंदर, इसके पीछे इसके आगे कोई और लेयर ऑफ एटम नहीं है, समझे? मतलब कि एक लेयर ऑफ एटम है, बिकॉज थिकनेस बहुत छोटी है, बहुत पतली थिकनेस है। हमारे बालों की थिकनेस मिलीमीटर में होती है, 10 to the power -3 मीटर। तो ये उसका भी बच्चे देखो कितना है, बहुत छोटा है। अब देखो, तो बच्चे ये जब यहाँ पे टकराया, अब देखा क्या गया, ये जो पार्टिकल है इनको इसके ऊपर थ्रो किया गया, और बच्चे इन लोगों ने, गीगर एंड मार्सन जो थे साइंटिस्ट, इसके स्टूडेंट, इन्होंने यहाँ पे एक, ये देख कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप यहाँ पे बच्चे कहीं लिख लेना। इन्होंने इस तरह से बच्चे एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई यहाँ पे। क्या लगाई? एक सर्कुलर स्क्रीन। दिस इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन, जो कि फोटोसेंसिटिव थी। फोटोसेंसिटिव, नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोसेंसिटिव। समझते हो? फोटोसेंसिटिव मतलब कैन यू सी, दिख रहा है आपको? फोटोसेंसिटिव यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेट लगाई गई इस तरह से, ऐसे, मतलब ऐसे होल्ड करके, क्या है यार, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे इस तरह का कर्व, मतलब ऐसे, मतलब खाली लेयर नहीं थी, इट वाज अ काइंड ऑफ शीट, सर्कुलर शीट। ओके, अब देखो, जो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, इसका एक पर्पस था। क्या पर्पस था? इस पर जब कोई पार्टिकल टकराता है ना, तो यहाँ पे सिंटिलेशन बनती हैं, यानी ब्राइट फ्लैशेस बनती हैं। सिंटिलेशन एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। सिंटिलेशन मतलब ब्राइट फ्लैशेस, ब्राइट फ्लैशेस, इसका मतलब है ब्राइट फ्लैशेस, रिमेंबर इट। तो ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल है बच्चे। यहाँ पे जब गोल्ड पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल, सॉरी, जब यहाँ टकराया यहाँ पे, तो कौन है यहाँ पे? गोल्ड के एटम्स है। जब गोल्ड के एटम पे टकराया, तो गोल्ड के एटम से टकराने के बाद में देखा ये गया कि सबसे ज्यादा ब्राइट फ्लैशेस यहाँ पे दिखी, बिल्कुल स्ट्रेट, सबसे ज्यादा ब्राइट फ्लैशेस यहाँ दिखी। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों, यहाँ दिखी, ठीक है। और कुछ ब्राइट फ्लैशेस यहाँ दिखी, कुछ यहाँ दिखी, कुछ यहाँ पे, अलग अलग जगह पे देखी गई। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने एक रे ऑफ लाइट, सॉरी रे ऑफ लाइट नहीं, दिस इज द स्कैटर्ड बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे एक फ्लैश यहाँ पे दिखी, ये क्या है? दिस इज द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। भाई जहां अल्फा पार्टिकल टकराएगा, बिखर के, वहां पे क्या होगा? सेंटिलेशन दिखाई देगी। सेंटिलेशन मतलब एक चमक, एक ब्राइट फ्लैश जो है वो दिखाई देगी। तो उसको देखने के लिए बच्चे क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। तो एनसीईआरटी की अगर बुक खोलो तो यहाँ पे ऐसे बना होगा, और वो लोग इसको लिखते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब माइक्रोस्कोप। क्योंकि जो फ्लैश होगी ऐसे नहीं होगा कि फुलझड़ी चल रही है, इट इज अ वेरी वेरी लाइट फ्लैश, वेरी लाइट, कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। नेकेड आईज से हम इसको देख नहीं पाएंगे। तो इन साइंटिस्टों ने एक माइक्रोस्कोप लगा के चेक किया कि कहां पे इंप्रेशन बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर गन से फायर करते जाए, मशीन गन से, तो वहां पे कितने स्पॉट्स बनेंगे। आप पे नहीं फायर करना, ऊपर दीवार में, ठीक है, थोड़ा डेडली जोक था, सॉरी। ओके, तो ऊपर कितने स्पॉट्स बने, तो वो स्पॉट बच्चे फिक्स हो जाएंगे, अनलेस हड्डी पे पेंट कर या फिल देम, तो वो स्पॉट फिक्स हो गए। तो वो स्पॉट ये शो करते हैं कि यहाँ पे गोली जाके हिट करेगी। तो दिस इज लाइक गोली। ये स्पॉट्स कहाँ पे बने? कौन से स्पॉट? ब्राइट फ्लैशेस। तो उनको काउंट कर लिया इन लोगों ने। ये भाई साहब कर चुके थे, रदरफोर्ड सारा कुछ कर चुके थे। इन्होंने अपने डाटा को क्रॉस चेक करवाने के लिए या वेरीफाई करवाने के लिए अपने बच्चों को ड्यूटी पे लगा दिया। जैसे कि मैं आपको ड्यूटी देता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करोगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे।
इन्होंने किया एंड दे फाउंड एग्जैक्टली द सिमिलर रिजल्ट एज ही फाउंड रदरफोर्ड। तो बच्चे ये सेटअप था और यहाँ पे जो स्कैटर्ड बीम ये थी, यहाँ पे एंगल थीटा हो गया। अब अगर इसको रेफरेंस माना जाए कि अल्फा पार्टिकल ये आ रहा था, ऐसे इसको जाना चाहिए था, गया ऐसे, तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये हो गया स्कैटरिंग एंगल। सेटअप क्लियर हुआ? ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। असल में मैंने यहाँ पे ये पार्ट छोड़ रखा है, ठीक है, खाली आपको क्लियर करने के लिए, अदरवाइज पूरा ऐसे कवर्ड था, यहाँ तक ऐसे पूरा सर्कुलर था। एनसीईआरटी की बच्चे बुक खोलोगे ना तो उसके अंदर पूरा ऐसे सर्कुलर, पूरा ऐसे क्लोज करके लिखा होगा, दिखाया होगा, बड़ा छोटा है, ठीक है, ऐसे पूरा। पर कोई बात नहीं, आपको फील आ गया, समझ में आ गया, दैट्स इट। ओके, तो इसका मतलब ये पूरा कवर इसलिए किया, तो हो सकता है कोई पार्टिकल जो है टकरा के पीछे भी तो आया होगा। जब पीछे आया होगा तो वहां पे एक फ्लैश बनी होगी, एक स्पॉट बना होगा, तो उसको ऐसे डिटेक्टर से देख लेंगे जाके और फिर ऑब्जर्वेशन ले देंगे। क्लियर है? तो ये सेटअप था। अब इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया वो बताता हूँ आपको। देखो ऑब्जर्वेशन, बेटा आपको ये 3 नंबर में एक्सपेरिमेंट आता है, कैसे आएगा? एक्सप्लेन गीगर एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट। आई स्टिल रिमेंबर बच्चे, 4 साल पहले की बात है, हमेशा क्वेश्चन आता था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो। बट 4 साल पहले क्वेश्चन आया कि भाई गीगर एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। तो बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाए, उनको लगा कि ये जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट है। बिलीव मी, जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा ही है, तो वो समझ नहीं पाया और ये सारा क्वेश्चन उनके गलत हो गया। और मेरे बच्चे जो ट्यूशन पे थे, बच्चे स्कूल में थे, वो भी गलत करके आए थे कई बच्चे। 3 नंबर में आता है, 3 नंबर का ये, साथ में 2 नंबर का क्वेश्चन सर्कल 5 नंबर में आएगा, तो 5 नंबर में पूरा क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो फिर बोर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, बट आएगा जरूर, चाहे ये आए चाहे बोर थ्योरी का आएगा जरूर। जैसे मैं आपको ना पूरे सिलेबस में एग्जैक्टली वही चीज करा सकता हूँ जो एग्जाम में आ रही है, एग्जैक्टली वही चीज। यू विल फाइंड दैट कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वही टाइप्स आएंगी, एग्जैक्टली वैसे आएंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बस। रीजनिंग एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, बहुत सारे पेपर हम लोग दे चुके हैं, तो माइंड सेट पता लगता है कि बंदा ऐसा ही क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। तो बिलीव मी, यही चीजें आएंगी बच्चे। तो आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पे ये सेटअप बता देना है उसका, उसके बाद में आपको लिखनी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर क्या रिजल्ट कंक्लूड किया आपने, खत्म। मैं इसको इरेज करूं? अब ये इरेज कर देते हैं, फिर आपको लिखवाते हैं ऑब्जर्वेशंस, और ऐसे ही लिखना है। चलो मैं ऑब्जर्वेशन को बताता हूं। बड़े जैसे नहीं बना रखे, अपना लो प्लीज। अब बच्चे जो क्लास देख रहा होगा उसको नेम तो पता ही होगा एक्सपेरिमेंट का, डायग्राम खींच के शेयर कर लो। ऑलराइट, ले जा रहे हो जस्ट टीचर दे दो आप। बेटा 1 नंबर का डायग्राम है, 1 नंबर का डायग्राम है, हाँ जी, ओके यस। तो बेटा राइट ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, क्या ऑब्जर्वेशन थी और क्या रिजल्ट थे, चलो उनकी बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, बेटा एक्चुअल में ना इन दोनों ने एक ग्राफ बनाया था। किसके बीच में ग्राफ बनाया था? थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग वर्सेस एन, वह एन जो है क्या है हमारा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल
यार ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। ओके, तो बेटर अंडरस्टैंड कि कौन से पार्टिकल स्कैटर हुए। गोल्ड के तो होंगे ना, बिकॉज वो शीट है, सॉलिड शीट है ना। अब क्या देखा बच्चे, देखो पहला ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि मोस्ट ऑफ, ऐसा ही लिखना है आपको, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिविएटेड। मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए बच्चे, अनडिविएटेड पास आउट हो गए। मतलब उनमें कोई डिफ्लेक्शन आया नहीं, मतलब ऐसे गए सीधा फोल्ड को चीरते हुए निकल गए और लगे सीधा स्क्रीन पे टकरा गए। स्ट्रेट जाने का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ डेविएशन था 0 डिग्री। तो यार ये पार्टिकल ऐसे जा रहे थे, ये जा रहा था वो पार्टिकल, यहाँ ये फाइल है, इस पे टकराए और टकराने के बाद में कोई चेंज आया नहीं, सीधा निकल गए, है ना। क्लियर है। तो इसका बड़ा ही एक अच्छा रिजल्ट आता है कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज, अगर अंदर एटम खाली ना होता, ठीक है, उसके अंदर कुछ भरा होता तो स्कैटरिंग होती, लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग हुई नहीं, सीधा पार्टिकल क्या हो गया, अनडेविएट होके निकल गया। और कितने पार्टिकल थे बच्चे, जो एनसीईआरटी डाटा है, नियर अबाउट 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा ही निकल गए। 99.86%, यानी कि मेजॉरिटी के ऊपर, यस बिल्कुल सही है। और यही डाटा रदरफोर्ड का भी था, यही सेम डाटा किसका था, रदरफोर्ड का था। तो गीगर और मार्टिन जो उसके स्टूडेंट थे, तो उनकी जो ये ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड को प्रूव हो गया कि यार मैंने जो किया वो सही किया था। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई मैक्सिमम या मेजॉरिटी किस चीज की आ रही है, तो मेजॉरिटी ये थी और रदरफोर्ड का भी डाटा ये था। क्लियर है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसकी बेस पे रिजल्ट क्या होगा वो बताता हूं आपको। पहले ऑब्जर्वेशन नोट करो, पहली ऑब्जर्वेशन ये। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चे, नियर अबाउट 0.14% of alpha particle, near about 0.14% of alpha particle were deviated through more than 1 degree। मतलब इस केस में जो थीटा था बच्चे, इट वाज ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से ज्यादा डेविएशन मिली। किसके केस में मिली, सिर्फ 0.14% के केस में मिली। क्या होता है 0.14? नथिंग। मतलब कि बहुत कम पार्टिकल जो है वो डेविएट हुए। ये था ना पार्टिकल, ये था एक्सपेक्टेड, ये था असल में डेविएशन, ये बताई थी मैंने आपको, स्कैटर्ड बीम, ये एंगल था थीटा। तो 1%, सॉरी लेस देन 1%, 0.14% of the particle they deviated by angle more than 1 degree। सोचो कितने कम पार्टिकल। ये भी इस बात को जस्टिफाई कर देता है कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली है। नो डाउट हमने गोल्ड का एटम लिया बच्चे, गोल्ड जो कि है 17 और इसका एटॉमिक नंबर है, काफी हैवी है इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, ताकि वो जो शीट है वो किस पे रहे, रेस्ट पे रहे। अगर हम लोग हल्का फुल्का ले लेते बच्चे तो उसने उड़ाई देना था उसको। मतलब कि मोटरसाइकिल की और ट्रक की टक्कर हो रही है, ट्रक रेस्ट पे है और मोटरसाइकिल हिट कर रहा है। मोटरसाइकिल मतलब अल्फा पार्टिकल और ट्रक मतलब गोल्ड न्यूक्लियस या गोल्ड एटम, ये एटम बोलूंगा, न्यूक्लियस की बात नहीं, फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ से। क्लियर है। तो बच्चे अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो यहाँ पे वो लिखते हैं 20, ये लिखते हैं 40, 60 और सामने ओवर है 180 डिग्री। ध्यान देना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चे। तो एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ 10 की पावर 7,
यहाँ समवेयर लिखा हुआ है 10 की पावर 6, ये लिखा हुआ है 5, और ऐसे करते करते बच्चे यहाँ पे कुछ डाटा है 10 की पावर 1 तक। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता है बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली टू द स्केल। मेन चीज है आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो बच्चे 1 डिग्री 0.1 डिग्री से बताओ मुझे यहाँ पे 1 डिग्री यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो ये बताओ मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल दे वेंट स्ट्रेट और सीधा निकल गए, उनमें डिविएशन हुई नहीं। मतलब एंगल ऑफ डिविएशन क्या है उसका 0 डिग्री है। मेजॉरिटी कितनी है, मैं मान लेता हूँ कि 10 की पावर 7 मेजॉरिटी है। ये थे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लेते हैं कि जो लेड कैविटी थी उसके अंदर से कितने अल्फा पार्टिकल निकले, मान लेते हैं इतने पार्टिकल्स निकले, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा। वैसे 1 मिलियन कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है ना, 10 लाख है। कैसा लो उससे ज़्यादा पार्टिकल थे बच्चे, मान लेते हैं। तो यहाँ पे समवेयर ओवर हियर बच्चे, या और नीचे ये ग्राफ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे ये स्पॉट बना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ज्यादातर पार्टिकल क्या हो गए, सीधा निकल गए। उनके लिए एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, 0 के बाद 0 ही है। क्लियर है, इजी है बहुत। उसके बाद 0.1% या 0.14% ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब जैसे कि एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ बच्चे नीचे की तरफ ऐसे आता जाएगा और ये इस तरह से ऐसे जाएगा ग्राफ। मतलब कि बहुत कम पार्टिकल जो होंगे दे विल बी डेविएटेड बाय एंगल मोर देन 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको, पक्की बात है, नहीं क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट है बच्चे इसके अंदर, तीसरा पॉइंट है, नोट करो। ओके, शांति शांति, यस क्लियर है? कोई डाउट है मुझे पूछ लो। वैसे डाउट क्या होगा यार, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी बच्चे, वन इन 8,000 पार्टिकल, 1 in 8,000 particle deviated by an angle greater than 90 डिग्री, थीटा जो था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री था। ये सब बच्चे एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसमें मैं कुछ आपको बना के नहीं बता रहा हूँ, जो है वो है, जो है वो है, ये मेरी डिस्कवरी नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। अगर मन में कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क कि ऐसा क्यों, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। बरदर बोर्ड को जितना नहीं बता पाऊंगा या कोई नहीं बता पाएगा। ओके, तो 1 in 8,000 पार्टिकल जो थे बच्चे, उनका डेविएशन 90 डिग्री से ज्यादा हुआ। एंगल बड़ा होने से बता रहा हूँ, रिजल्ट में बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एक मिनट बच्चे, ये एंगल क्या है तुम्हारा, अभी एक्यूट एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। पार्टिकल जो है ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, यानी एंगल जो है ये बन गया, ये दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन, समझ आ रही बात? यानी कि पार्टिकल जो था आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ कहीं पे ना बच्चे इतना माइंड में रखना कि अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस या सिंपली हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, +2 ही है, ये सबको पता है। अब यहां से कौन आ रहा है, प्लस चार्ज रन करते हुए गया, इस पर टकराया,
ज्यादातर पार्टिकल्स निकल गए ऐसे। ये एटम है, गोल्ड का एटम है, ठीक है, काफी बड़ा एटम बना दिया मैंने। यहाँ से पार्टिकल आए, ये आ रहे थे ऐसे भाग के, ये सारे ऐसे निकल गए, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। समझो बात, क्योंकि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर क्या है, खाली है। दिस इज AU एटम, ज्यादातर खाली है स्पेस, इसीलिए सीधा सीधा निकल गया। इतने परसेंट, इतने परसेंट पार्टिकल जो थे वो 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। मतलब कि मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो था यहाँ पे ऐसे पहुंचा, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसे, ये एंगल जो था इट इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। समझो। उसके बाद में एक पार्टिकल ये गया यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, और ये ऐसे हो गया डिफ्लेक्ट। समझो, ठीक है, जाना इसको ये था, लेकिन ये डिफ्लेक्ट क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि सीधा गए ऐसे, और यहाँ पे टकराने के बाद में ऐसे आ गए, ऐसा देखा गया। पार्टिकल गया और सीधा बाउंस बैक हो गया, मतलब कि उसमें जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग थी इट वाज 180 डिग्री। और वो क्या था बच्चे, 4th ऑब्जर्वेशन है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। 4th ऑब्जर्वेशन थी कि नोट कर लो, 1 in million, मतलब कि 10 लाख में से एक पार्टिकल जो था वेंट नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाउंस बैक, यानी कि थीटा वाज ऑब्जर्वेशन है। यानी कि इतने पार्टिकल में से, इतने पार्टिकल टोटल थे, और इतने 10 लाख पार्टिकल में से एक पार्टिकल सीधा जैसे गया वैसे आ गया। तो जो पार्टिकल गया वो सीधा वापस आ गया, ये ऐसे जा रहा था, ये वापस आ गया ऐसे अपने रास्ते से, यानी इतने अपने पास अपना रीट्रेस कर लिया। इससे ये साबित होता है कि बच्चे यहाँ कहीं पे सिमिलर वैसा ही चार्ज है जो अल्फा पे था। अल्फा पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ और है, कितना है डज नॉट मैटर। एज ऑफ नाउ अभी के लिए मैटर करता है कि चार्ज कौन सा है, प्लस या माइनस। अल्फा पे प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल, कौन सा चार्ज हो, कुछ तो यहाँ पे चार्ज बनना चाहिए ना, इसीलिए तो वो पीछे की तरफ आ गया, या इनके बीच में स्कैटरिंग हो रही है। इसको फिजिक्स में बोलते हैं बच्चे कोलिजन एट अ डिस्टेंस। कोलिजन है बिना टच किए वाली कोलिजन, कोलिजन एट अ डिस्टेंस। जरूरी नहीं कि फिजिकल टच से ही कोलिजन होता है, कोलिजन एट अ डिस्टेंस भी होता है। जैसे कि नॉर्थ पोल में कोलिजन होता है, साउथ पोल में कोलिजन होता है, रिपल्शन। प्लस प्लस के बीच में क्या होगी, अगर मैं इसको इसकी तरफ थ्रो करूं बच्चे तो ये कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड कर गया तो अगर मैं सीधा मारता हूं इस पार्टिकल को तो ये सीधा बाउंस बैक आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो गया तो ये पार्टिकल इधर भाग जाएगा। यही हुआ यहाँ पे यही हुआ। तो बच्चे कितने पार्टिकल निकले, 99% पार्टिकल तो सीधा निकल गए। इससे यह साबित हुआ कि यहाँ कहीं पे ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है। उसका रिजल्ट ये बनेगा, उस ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन बनी, उसका रिजल्ट क्या बना कि मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी इनसाइड द एटम। दूसरा क्या था कि नियर अबाउट इतने पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए, मतलब कि अभी भी बहुत कम पार्टिकल है वो, अभी भी थोड़े से पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए। मतलब कि यहाँ पे सेंटर पे बहुत छोटी जगह में कुछ ना कुछ है जिसका चार्ज अल्फा पार्टिकल के जैसा चार्ज है। इसी वजह से वो चार्ज इसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट मार रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो छोटी सी जगह में चार्ज है, छोटी सी जगह में। और इस छोटी जगह का नाम क्या है, इन्होंने डिस्कवर किया, छोटी सी जगह में। बड़ी सी जगह में होता तो बहुत सारे पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं, यस और नो भाई। अगर इतने पूरे कमरे में चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, जैसे वो किसका था यार, प्लम पुडिंग मॉडल, वो कहता हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर वैसा होता तो ये बहुत सारे पार्टिकल क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन हो जाती। लेकिन हुआ क्या, सारे के सारे बिना डेविएट हुए निकल गए। मैं इसको सारे के सारे बोल रहा हूँ। हमारी और आपकी बॉडी एटम्स बनेंगे तो हमारी आपकी बॉडी खाली है, बिकॉज एटम का मेजॉरिटी पार्ट खाली है, और हम और आप सब कुछ एटम्स बना हुआ है। तो हम और आप खाली है। मैं तो खाली नहीं, बट आप खाली हो बिकॉज आपका ब्रेन नहीं है, इसलिए आप तो खाली हो।
कुछ तो ज़्यादा ही खाली है। चलो नोट करो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। क्लियर हो गया? यस। लास्ट बेटा लास्ट आपने पूछा था, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे बनाया डायग्राम। ये जो बनाना नहीं था एक्चुअली लेटर ऑन बनाना था, लेकिन पहले बना दिया। क्लियर हो गया? तो तीसरा पॉइंट है बच्चे, अब ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए, तो अब मैं आपको लिखवाता हूँ रिजल्ट, फिर ये हमारा कवर अप हो जाएगा। रिजल्ट, तो बेटा पहले का रिजल्ट, जो पहला ऑब्जर्वेशन था उसका रिजल्ट ये बना। रिजल्ट व्हाट इज द टाइम बाय द वे? बस खत्म है बस। चलो हमारी क्लास में तो लेट शुरू हो गया। तो पहला पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट एटलीस्ट ये तो कवर करते हो आज। मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is खाली, empty, खाली बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये निकाली यहां से कि there is a very tiny मतलब छोटा, tiny region inside an atom where entire positive charge is concentrated and it's called nucleus। इसको बोल देंगे बच्चा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हो गया डिस्कवर, न्यूक्लियस हो गया डिस्कवर, यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी। इसका जो एम था बच्चे एक्सपेरिमेंट का, तो यही था न्यूक्लियस डिस्कवरी। कोई पूछे एक नंबर पे क्वेश्चन कि व्हाट वाज द एम ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये ग्राफ समझ में आ गया था आपको? बच्चे 180 डिग्री पे बहुत कम पार्टिकल, मुझे इसको थोड़ा सा और यहाँ पे 10 की पावर 1 है, और यहाँ पे और नीचे बिल्कुल लो लेवल पे ले जाओ, ऐसे ठीक है। और तुम लोग ना एग्जाम में कैसे बनाना होगा, तुमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे एन लिखो, यहाँ पे थीटा लिखो, ये कर्व बना देना। अगर पूछे तो, ना पूछे तो वो भी नहीं लिखना। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि न्यूक्लियस के यहाँ से डिस्कवरी हो गया। तो जो मैंने दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखवाया था, इससे यही बात समझ में आती है कि वहां पे छोटी सी जगह में कोई ऐसा चार्ज है जो कि अल्फा के साथ मिलता जुलता है, तभी तो भाई स्कैटरिंग होगी, है ना। और जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया है, ये चौथा पॉइंट जो लिखवाया है, इससे तो डेड श्योर हो गया कि जो चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह में रखा हुआ है, बहुत छोटी और बहुत ज्यादा डेंस चार्ज है। तो भैया इतने पार्टिकल में से खाली एक पार्टिकल जो है वो सीधा गया और सीधा टकरा के वापस आ गया, मतलब कि उसको इधर उधर मुड़ जाना चाहिए था, पर मुड़ा नहीं। इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल एक सेंटर पे ऐसा चार्ज रखा हुआ है जो कि बहुत ही डेंस है, जिसने कि अल्फा को 180 डिग्री पे फेंक दिया उठा के। तो बहुत छोटी सी जगह में है सारा कुछ, बड़ा जगह नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है, उसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। आगे न्यूक्लियस की और सारे थ्योरीज हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से मुझे ये ऑब्जर्वेशन आती। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है, सॉरी तीसरी रिजल्ट क्या निकलती है, the nucleus is very dense, the nucleus is very dense and very small। चौथा बच्चों जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा डेयरिंग है, बट समझ में आ जाएगा आपको। हंसो मत, समझो, हंसो मत, नहीं तो सारे आपसे ऊपर हंसेंगे। सारे हंसने चाहिए आपके ऊपर, नहीं हंसने चाहिए।
लेकिन मैं तो हंसूंगा यार, मैं तो हंसूंगा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा और लास्ट पॉइंट है जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया, तो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the positively charged nucleus with certain speed। वैसे स्पीड तक बात ही खत्म कर दो, इतनी बात है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये उन्होंने बताया, ठीक है। मतलब कि ये न्यूक्लियस है बच्चे, ये न्यूक्लियस है और ये एटम था, ये एटम था और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। इट इज नॉट लाइक दैट प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक बन गया कि सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या जो भी बोलो आप, ठीक है, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसकी ये पर्टिकुलर वेलोसिटी है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। वेक्टर मॉडल की शुरुआत यहाँ से हो गई थी थोड़ी थोड़ी, और श्रोडिंगर ने कंप्लीट वेक्टर मॉडल दे दिया। शुरुआत होगी थी यहाँ से, ऐसी बात नहीं है। जो भी आप जब रिसर्च करने जाओगे, आपने टॉपिक चूज कर लिया एटम, आपका रिसर्च टॉपिक है एटम। एटम के बारे में आपको सब कुछ डीप में स्टडी करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या मतलब डाल्टन से शुरू करना पड़ेगा और श्रोडिंगर तक आना पड़ेगा, और श्रोडिंगर के बाद तुम्हारी अपनी अमेंडमेंट, तुमने नई रिसर्च क्या बनाई इसके अंदर, क्या नई रिसर्च है, और फिर पेटेंट फाइल करोगे तब आपको पीएचडी मिलेगी, ऐसे पीएचडी नहीं मिलती। तो एटम का टॉपिक आज के डेट में तो उठाते नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर चुके हैं। हायर स्टडीज अगर करनी तो उसके लिए प्रोसीजर होता है, ऐसे होता है। अब तुम ये सोचो कि ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। भाई मैं न्यूक्लियस हूँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो मैं पकड़ के इसको ऐसे खींच लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब मैं इसको खींचूंगा तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आना चाहिए न्यूक्लियस के पास। जब इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बट रियलिटी में मैटर तो स्टेबल है, मैं आप सब कुछ स्टेबल है, इसका मतलब एटम भी स्टेबल है। तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बताया कि एटम यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है, ये चल रहा है, ये घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पे ऑर्बिटिंग हो रही है इसकी। और ऑर्बिट करने के लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चे, वही बन जाती है सेंट्रीपिटल। मैं इसको पकड़ रखे यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन को सामने मैंने अट्रैक्ट किया इसको, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर फॉल नहीं किया, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे पकड़ के घूमना चालू कर दिया, मैंने उसको पकड़ के घुमाना चालू कर दिया। इट इज सिमिलर टू दैट थ्योरी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हमारी अर्थ जो है वो सन की तरफ कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, या मून अर्थ की तरफ कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, बट फिर भी फॉल नहीं करता। नहीं समझे? अर्थ जो है, ये जो अर्थ है हमारी सन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अर्थ सन के अंदर मर्ज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या बना रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स बना रही है और वो घुमा रही है। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गई कहाँ पे, ये बन गई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। कोई पहले से ही फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो यहाँ पे पहले तो कौन सी फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, ये बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको आप mv²/r के रूप में पढ़ते हो। आगे पढ़ेंगे कल इसके बारे में। तो ये बच्चे की सारी ऑब्जर्वेशन और ये रिजल्ट।